नमस्ते दोस्तों, मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ शिवानी जी की कहानी लेकर। तो आज सुनिए शिवानी जी की कहानी बदला। तो कहानी शुरू करते हैं। उनकी कहानी तो एज़ यूजुअल बहुत बढ़िया होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। इसी ग्रह की 1 महीने पहले कैसी अद्भुत शोभा थी। एक ही महीने में जैसे वही ग्रह श्रीहीन हो गया था। ग्रह के द्वार पर बड़ा ताला लटका था। यद्यपि संगीनधारी प्रहरी अभी भी वैसे ही खड़े थे। द्वार के शीशों में लगे ग्रह के नवीनतम सज्जा के समस्त उपकरण वैसे ही धरे थे। बाग में बंद गोभी जैसे गुलाब अभी भी हवा में झूम रहे थे। झूमते भी क्यों नहीं। संपन्न समृद्ध गृहस्वामी ने एक एक गुलाब की कलम के लिए सैकड़ों रुपए लुटाकर धर दिए थे। हर महीने रहमान कसाई ताजे जिबह किए बकरों के लाल गाढ़े रक्त से हर गुलाब की जड़ सींच जाता था। क्रॉटन की पुष्प शाखाओं की गलबहियां देती रक्तजवा, चंद्रमल्लिका और गंधराज। दूर दूर तक सुवास की पिचकारियां छोड़ती बेला, जूही और बाग के बीचों बीच खड़ी संथाल वंशी वादक की दर्शनीय मूर्ति, जिसे बनवाने में त्रिभुवननाथ की जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ा था। एक बदनाम मूर्तिकार को उन्होंने कभी बेदाग बचा लिया था। वही कृतज्ञता का स्तंभ नित्य उनके फव्वारे की रसधार से स्वयं ही सिक्त होता और देखने वालों की भी रस सिक्त करता था। त्रिभुवननाथ कौल को विधाता ने व्यक्तित्व भी कोठी से मेल खाता ही दिया था। ऊंचा अगला वो रौबदार अफसर पुलिस के महकमे की ठसक को पूर्ण रूप से सार्थक करता था। कभी कभी वो स्वयं ही अपनी नवीन बिरादरी की हंसी उड़ाने लगता। जैसे अब खूबसूरती दुनिया से लगभग उठ ही गई है, ऐसे ही रौब ठसका भी उठ गया है। इसी से तो अब लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस की लाल पगड़ी का भय नहीं रह गया। पगड़ी तो अब भी वही है, पर उसे बांधने वाले सिर कहाँ रह गए हैं। न वर्दी पहनने का ढंग, न ढंग की कदकाठी। बौने बछड़े सब आकर पुलिस में भर्ती होने लगे हैं। सचमुच त्रिभुवननाथ का रौब ऐसा था कि बड़े से बड़े घाघ नेता भी उनसे सिफारिश करने में घबराते थे। भगवान ने भी उन्हें सब कुछ दिया था। सुंदरी वामांगी, प्रभावशाली उच्च पदस्थ ससुर, जो अवकाश प्राप्त के बाद भी प्रत्येक विवेकशील अफसर की भांति मृत्यु पर्यंत एक संस्थान के चेयर बने रहे। किंतु विधाता की ये अकृपणता त्रिभुवननाथ को पुत्र संतान देने में अंगूठा दिखा गई। उनकी माँ उन्हें दिलासा देती, अच्छा ही हुआ जो बेटा नहीं हुआ। सभी कुछ तो दे दिया भगवान ने, बेटा भी हो जाता तो अपनों की ही नज़र तुझे खा लेती बेटा। वयस के 30वें वर्ष त्रिभुवननाथ को पुत्री की प्राप्ति हुई थी, वो भी अपूर्व रूपसी पुत्री। लगता था कोई शाप भ्रष्ट गंधर्व कन्या ही पृथ्वी पर अवतरित हुई है। त्रिभुवननाथ की पत्नी रामेश्वरी भी पिता की इकलौती संतान थी। पिता की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात माँ भी उसी के साथ रहने लगी थी। पितृगृह के वैभव की धारा भी अब माँ के साथ साथ उसी के ग्रहोदधि में एकाकार हो गई। नाना ने ही पुत्री का नाम धरा था रत्ना। त्रिभुवननाथ, विधाता ने तुम्हें रत्न दिया है, उन्होंने दामाद से कहा था, इसे सहेज कर रखना। पर कहाँ सहेज पाए बेचारे त्रिभुवननाथ। शिक्षा के लिए त्रिभुवननाथ ने उसे नैनीताल भेज दिया था। माँ और दादी नानी का दुलार लड़की को आवश्यकता से अधिक उद्धत बना रहा था। यहीं पर भूल की थी उन्होंने। जर्मन नंस की पिलाई गई घुट्टी से नानी दादी की पिलाई गई घुट्टी उसके भविष्य के लिए अधिक हितकर होती। कम से कम ऐसी संस्कारहीनता नहीं आ पाती उसमें। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही रत्ना ने जिद पकड़ ली थी कि वो दिल्ली जाएगी। उसके साथ की सब लड़कियां दिल्ली जा रही हैं। त्रिभुवननाथ नहीं चाहते थे कि वो दिल्ली जाए, पर वो नहीं मानी। वहाँ से पढ़ाई पूरी कर लौटी तो त्रिभुवननाथ ने देखा लड़की के पर निकल आए हैं और संसार की कोई भी शक्ति अब उसे शून्य गगनांगन में स्वच्छंद उड़ान भरने से नहीं रोक सकती। वो अब एक नई बचकानी जिद पकड़ बैठी थी। उसकी कोई सहेली नृत्य सीखने कला क्षेत्रम जा रही थी, वो भी जाएगी। त्रिभुवननाथ ने लाख समझाया, देखो बेटी, किसी भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध नृत्यांगना को ले लो, उसका पारिवारिक जीवन कभी सुखी नहीं रहता। ऐसी 3 प्रख्यात नृत्यांगनाओं को मैं जानता हूँ, तुम भी उनसे मिल चुकी हो। भले ही राजधानी में नृत्य मंच से लेकर भारत के प्राचीन मंदिरों के खंडहरों में नाच नाच कर देश विदेश में प्रचुर ख्याति बटोर चुके हैं, पर भीतर की हमसे पूछो। 2 तो पतियों से विलग हो चुकी हैं, तीसरी की दुर्दशा तुमसे भी छिपी नहीं है। अब दिन रात पी पी कर गम गलत कर रही हैं। पहले भारत में आए किसी भी विदेशी वीआईपी की भारत यात्रा उसका नृत्य देखे बिना संपूर्ण नहीं होती थी।
अब उसी पर मक्खियां भिनक रही हैं। ठुड्डी से लेकर पेट तक 3 टियर मांस की परतें झूल रही हैं। कभी किसी की उपपत्नी बनकर डोलती है, कभी किसी की। हाँ, तुम गाना सीखने की बात कहो तो मैं अब भी समझ सकता हूँ। वृद्धावस्था में भी कंठ की ख्याति मलिन नहीं होती। नहीं, मैं नाच ही सीखूंगी, और वो भी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं, कला क्षेत्रम ही जाऊंगी। बेटी, उतनी दूर मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? जमाना बहुत खराब है। दिन रात ऐसे बीसियों केस मेरे पास आते रहते हैं कि चलती ट्रेन में, ओह डैडी कम ऑन, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। और वो नाच सीखने कला क्षेत्रम चली ही गई, जहाँ न माँ दादी नानी की स्नेह सिक्त दृष्टि का घेरा था, न कठोर पिता के अनुशासन के अंकुश से दिन रात पहुँचे जाने का भय। फिर 3 वर्षों तक वो बहुत कम घर आ पाई थी। अक्सर कला क्षेत्रम के सांस्कृतिक दल के साथ यहाँ वहाँ आती जाती रही। जब अपनी नृत्य शिक्षा पूरी कर वो घर लौटी तो उसका आत्मविश्वास जैसे उसे और भी दबंग बना गया था। एक बात और भी थी, बचपन से ही उसने अपने दुर्धर्ष पिता द्वारा सरल निरीह जननी को निरंतर दबाया जाना देखा था। पानी का गिलास भी उठाना होता तो त्रिभुवननाथ पत्नी को ही हाँक लगाते। यह ठीक था कि पिता की तुलना में माँ का व्यक्तित्व तो बहुत दुर्बल था। पिता लंबे चौड़े सुदर्शन व्यक्ति थे, माँ दुबली पतली बूटे कद की, देखने में साधारण, अल्प भाषिणी, मृदु भाषिणी, ठेठ भारतीय पत्नी थी। उसने माँ को कभी जोर से बोलते भी नहीं सुना था। बेचारी जीवन भर दबती ही रहीं, पहले सास से फिर पति से। पिता के अन्याय को अपनी नियति की देन मानकर चलने वाली अपनी उसी सरल जननी की निरीहता ने ही शायद पुत्री को ऐसी उग्र तेजस्विनी बना दिया था। पिता के प्रत्येक हितैषी प्रस्ताव को भी पांवों तले निर्ममता से कुचलने में रत्ना को एक विशेष प्रकार की आत्मसंतुष्टि का अनुभव होने लगा था। वो जानती थी कि राजधानी में उसके मंच पर अवतरित होने के समाचार से त्रिभुवननाथ प्रसन्न नहीं हुए थे। उसे तो आशा भी नहीं थी कि अंत तक त्रिभुवननाथ उसके कार्यक्रम में आ भी पाएंगे। निश्चय ही एक न एक बहाना बनाकर उस दिन शायद शहर से ही चले जाएं। किंतु वे आए, पर जननी, सास एवं पत्नी के साथ दर्शकों की पंक्ति में बैठे त्रिभुवननाथ की मुख मुद्रा अंत तक कठोर ही बनी रही। पत्नी कनखियों से पति की प्रतिक्रिया देखने की चेष्टा कर रही थी, पर एक भी गर्व की रेखा वो बेचारी नहीं ढूंढ पाई। 1-2 बार तो लगा पति का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा है। रत्ना आत्मविभोर होकर नाच रही थी, भौं को खींच बार बार कटाक्ष निक्षेपण करती, विलासपूर्ण चक्रघिन्नियाँ खाती, विचित्र रूप से शारीरिक चेष्टाओं को प्रदर्शन करती, दक्ष फिरकनियों में लट्टू सी घूमती दुहिता के नृत्य कौशल को त्रिभुवननाथ सहन नहीं कर पा रहे थे। अंत में मृत्तिका घट सिर पर रख वो कांसे की थाली पर नाचती थिरकती कुछ क्षणों को जैसे मंच पर रहकर भी तिरोहित हो गई थी। कैसी अद्भुत कला प्रवीणता थी! लग रहा था वो क्षण भर में व्याप्त होकर क्षण भर में छोटी बनी जा रही, कभी निकट, कभी दूर, कभी आकाश में उछलकर सुनहला बिंदु बनकर खो जा रही थी, और कभी चक्र नृत्य में उसकी सुराहीदार ग्रीवा ही जैसे धड़ से विलग होकर दाएं बाएं घूम रही थी। उन्मत्त भाव से नृत्यरता पुत्री की सुकुमार छवि सहसा उन्हें क्यों ज्वलंत अग्निशलाका से दग्ध कर रही थी? किसकी विस्मृत छवि उन्हें बार बार अतीत की ओर खींच रही थी? सहसा उन्होंने सहम कर मुंह फेर लिया। वो बेसुध होकर नाचती रही। नृत्यरत गौर आलता रंजित चरण युगल जैसे मंच पर होकर भी नहीं थे। उसके वेग से तरंगित कटी की करधनी छन छन कर इस प्रकार भ्रमित हो रही थी मानो किसी पहाड़ी देवालय में पतली रस्सी में बंधी नन्ही नन्ही घंटियां वात्या चक्र से उद्वेलित हो टुनटुना रही हों। उद्याम नृत्य वेग से रक्ताब झीना उत्तरीय रह रहकर उड़ा जा रहा था। आगे लटकी पुष्प बहार से नमित दीर्घ वेणी प्रतिक्षण क्रुद्ध नागिन सी उद्धत कंचुकी पट पर पछाड़े ले रही थी। बार बार नृत्य वेग से ऊपर नीचे गिरता सुडौल उभार किसी मंदिर के शीर्ष पर धरे अधोमुख स्वर्ण घटों की भांति उतनी ही बार कांप रहा था जितनी बार उस क्षीण कटि प्रांत को उसके नृत्य विलास की झंकार झकझोर रही थी। दर्शकों में बैठे अपने अवकाश प्राप्त अफसर सक्सेना को त्रिभुवननाथ ने देख लिया था। उन्हें लगा आज उसके सामने पुत्री का नृत्य उन्हें धरातल में खींचता जा रहा है। यह उनके आभिजात्य की, उनके ठसके की सबसे बड़ी पराजय थी। एक पल को लगा हरामखोर सक्सेना उन्हें देख मूंछों ही मूंछों में मुस्कुरा रहा है। सक्सेना की दुष्कीर्ति भला किससे छिपी थी? ठीक वैसे ही जैसे स्वयं त्रिभुवननाथ का अतीत भी सक्सेना की कुटिल दृश्य से कभी छिपा नहीं रहा।
दोनों नहले पर दहला थे। आज उसी के सामने पुत्री का नृत्य स्वयं उनके अहम की पराजय थी। रूप, वर्ण, आभिजात्य, विलासिता, लावण्य और लास्य की साकार व्याख्या बनी उसकी बेहया बेटी क्या सक्सेना जैसे नारी लोलुप व्यक्तियों का मनोरंजन नहीं कर रही थी? उसे लगा जैसे दूर बैठा सक्सेना सहसा उनके कानों में फुसफुसा रहा है, क्यों, क्या अंतर है इसके और बेनज़ीर के नृत्य में? यदि वो मुजरा था तो ये क्या है? इसी नाच ने तो बेचारी बेनज़ीर के चेहरे को विभत्स बना दिया था। आज उसे विभत्स बनाने वाले तुम्हारे बाप की इज्जत कहाँ गई? एक झटके से त्रिभुवननाथ उठकर बाहर चले गए। उन्हें लगा जैसे वे स्त्री के शरीर का व्यापार करने वाले लंपटों के किसी कुख्यात अड्डे पर छापा मारने आए हैं और कामातुर अपराधियों को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया है। दूसरे दिन अखबारों में पुत्री के नृत्य की कलम तोड़ प्रशंसा छपी। दिन भर बधाई के फोन की घंटी गनगनाती रही। एक प्रमुख अखबार ने मुखपृष्ठ पर ही रत्ना की दर्शनीय तस्वीर छापकर लिखा था, साक्षात उर्वशी का धरा पर अवतरण। नानी ने नजर उतारी। दादी ने अपने विवाह की आरसी मुंदरी निकालकर उसे पहना दी। रामेश्वरी ने बार बार बेटी को छाती से लगाया, किंतु कठोर प्रशंसा कृपण पिता काठ की मूरत बना रहा। जानबूझकर ही त्रिभुवननाथ किसी लंबे दौरे का बहाना बनाकर निकल गए। बेचारे क्या जानते थे कि अपने गृहद्राह का अंतिम महत्वपूर्ण परिच्छेद तो उन्हें लौटकर पढ़ना है। रात को देर तक स्टडी में बैठ फाइल निपटाना उनका नित्य का नियम था। इधर लंबे दौर के बाद फाइलों का स्तूप जमा हो गया था। पहले भी उन्हें देर तक पढ़ने की आदत थी। कभी कभी रात के 12 भी बज जाते। सोने के कमरे में आते तो प्रायः रामेश्वरी गहरी नींद में डूबी मिलती। कभी कभी उसका सुकुमार निष्पाप चेहरा देख उन्हें पश्चाताप भी होता। बेचारी, कितना कम समय मिलता है उन्हें उसके लिए, जिसने दुख सुख में निरंतर उनकी छायानुगामी बनकर पूरे 30 वर्ष गुजार दिए। न कभी कोई उपालंब, न कभी कोई याचना। फिर उनके अतीत की वो दुखती रग क्या उसकी पकड़ में नहीं आई थी? पति की उस अविवेकी आचरण को भी उसने माफ कर दिया था। यही नहीं, सास की कैसी सेवा कर रही थी वो। माँ के दबंग स्वभाव को त्रिभुवननाथ जानते थे। वे स्वयं माँ की इकलौती संतान थे। इसी से अधेड़ होने पर भी माँ उन्हें अब तक बंदरिया के बच्चे की भांति छाती से चिपकाए फिरती थी। अभी तक वे माँ के लिए नन्हे ही बने रह गए थे। इकलौती बहू होना कोई हंसी खेल नहीं होता बेटी। समझ बूझकर सब सहती रहना। यही समझ लेना कि बुढ़ापे तक तू सास के लिए डोली से उतरी नवेली ही बनी रहेगी। रामेश्वरी विदा में मिली माँ की सीख को अब तक गांठ में बांध कर चलती रही थी। इसी से शायद कभी ठोकर नहीं खाई। सास के लाड़ दुलार का भी अंत नहीं था और शासन के कठोर थपेड़ों का भी। कहाँ जा रही हो बहू? नन्हे अभी तक नहीं आया, कब तक लौटेगा? देर मत करना। क्या बन रहा है? आज मेथी की गोली बनेगी, आज सालन बनेगा। नहीं, सालन नहीं बनेगा। आज इतना दूध लेने की क्या जरूरत है? आदि आदि अनेक अवांछित आदेशों के अंकुश झेलते झेलते अब वो अभ्यस्त हो चुकी थी। वो जान गई थी कि पति के राज में उसकी अपनी इच्छा और अनिच्छा का कभी प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जीवन संध्या प्रौढ़ हो चली थी और वो अब भी नवेली बहू बनकर रह गई थी। उस रात को जब त्रिभुवननाथ कमरे में सोने आए तो देखा रामेश्वरी कुर्सी पर बैठी है। अरे, तुम अभी तक जग रही हो, सोई नहीं क्या? रामेश्वरी कुछ भी नहीं बोली। अपनी सहमी छलछलाई आंखें उसने पति के चिंतातुर चेहरे पर निबद्ध कर दी। रत्ना कहते ही रामेश्वरी का गला रुंध गया। क्या हुआ रत्ना को? इधर पिता पुत्री के बीच मुंहबोध हाँ ना तक ही सीमित था, पर पुत्री त्रिभुवननाथ के कलेजे का टुकड़ा थी। उसे हरारत भी होती तो वे बौरा जाते। रत्ना कहती है वो अपने मन की शादी करना चाहती है। उसने अपने लिए लड़का देख लिया है। कौन है वो? पत्नी पर बड़े लाड़ से झुके त्रिभुवननाथ सहसा शंकित मुद्रा में सतर होकर खड़े हो गए। जैसे भावी जमाता का नाम सुनने से पहले ही वो जान गए थे कि लड़का जो भी हो, पुत्री का चुनाव कभी सही नहीं हो सकता। उसी के साथ कलाक्षेत्रम में नाच सीखता था कोई अरुण मल्होत्रा, अब फिल्म इंस्टीट्यूट में चला गया है। त्रिभुवननाथ का चेहरा तमतमा उठा। लग रहा था पुलिस का अदृश्य बैटन उछलकर उनके हाथ में आ गया है। कैसी बातें कर रही हो रामू? एक तो नचनिया, उस पर से फिल्मी हीरो, करेला वो भी नीम चढ़ा। मैं कभी नहीं होने दूंगा। वे पिंजरे में सद्य बंदी बनाए गए वन्य नरभक्षी शेर की ही भांति गरजते चक्कर काटने लगे। भयभीत रामेश्वरी की जीभ तालू से सट गई। बड़बड़ाते जा रहे थे वे। एक तो नाचने वाले मर्दों से मुझे सख्त नफरत है।
निश्चय ही कंधे तक अयाल फटकारे, होंठ गालों पर रंग पोते, छाती में काठ की गेंदें लगाने वाला कोई जनखा सा छोकरा होगा। फिर हमारा खानदान, जरा सोचो रामू, तुम्हारे पापा आईजी, मेरे डैडी आईजी, स्वयं मैं। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं छोकरी को जिंदा गाड़ देना पसंद करूंगा बनिस्बत इसके कि वो गले में ढोल बांधकर भाड़ मिरासी के पीछे पीछे भागे। बड़े साहस से रामेश्वरी ने पुत्री का पक्ष लेने की चेष्टा की। कैसी बातें कर रहे हैं? अब क्या हमारा आपका जमाना रह गया है कि जहां माँ बाप ने बांधा वहीं बंध गए? वो तो गनीमत समझिए कि लड़की ने कम से कम हिंदू लड़का तो छांटा। अपने उन आईजी को ही ले लीजिए, उनका लड़का मुसलमान बहू ले आया तो क्या कर लिया उन्होंने? चुप रहो। गर्जने में जैसे त्रिभुवननाथ के फेफड़े बाहर निकल आए। तुमने और तुम्हारी माँ के ही दुलार ने लड़की को सिर फिराया है। अभी ही तो फूफी का खत आया है, उन्होंने 3-3 लड़कों का पता भेजा है, तीनों पुलिस महकमे के आला अफसर और तीनों कश्मीरी। समझाओ उसे रामेश्वरी, यहाँ उसकी शादी में हरगिज नहीं होने दूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया, पर तुम तो अपनी बेटी को जानते हो, उसे जिद चढ़ गई तो चढ़ गई। कहती है लड़का बड़ा नेक है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें ही समझाना होगा। तुम तो जानती हो मेरे समझाने के तौर तरीके और हैं। तुम्हारे समझाने से नहीं समझी तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा। रामेश्वरी कांप उठी। क्या करना पड़ेगा पति को? उनके स्वभाव को जानती थी। क्रोध आने पर वो उन्मत्त वृषभ की भांति जिसे चाहे उसे सींगों पर धर पटक सकते थे। उस दिन पूरे घर में कोहराम मच गया था। बुद्धिमती रामेश्वरी ने जानबूझकर ही अर्दली नौकरों को किसी न किसी बहाने काम से बाहर भेज दिया था, पर द्वार पर खड़े संगीनधारी प्रहरियों को कहाँ भेज सकती थी? जितनी जोर से त्रिभुवननाथ गरज रहे थे, उससे दोगुनी तीखी आवाज में रत्ना चीख रही थी। बाप बेटी सांप नेवले से आमने सामने तने खड़े थे। कभी सांप फन उठाकर नेवले पर चोट कर रहा था और कभी नेवला सांप बनकर फन मुंह में दबोच उसे पटक रहा था। मैंने कह दिया डैडी, मैं अरुण से ही शादी करूंगी। आपको मेरे लिए कुछ नहीं सोचना होगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। मैं बालिग हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। ऐसी 20 बालिगों की दुर्दशा दिन रात देखता आया हूँ। आए दिन ऐसे प्रेमी के साथ भागी मूर्ख छोकरियाँ थाने में बंद रहती हैं। पुलिस के 2 डंडे पड़े और सारा प्रेम काफूर हो जाता है। फिर माँ बाप के पास पहुँचा दी जाती हैं और उनके प्रेमी साले प्रेम से हवालात की हवा खाते हैं। मैं तेरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं भी उसी से शादी कर आपको दिखा दूंगी डैडी। ठीक है, तब निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ, निकल जाऊंगी अभी इसी पल। और सचमुच ही वो नानी दादी को धक्के देती तीर सी निकल गई थी। और उसी क्षण पुलिस के महकमे की कुछ वर्षों से अचल पड़ी रक्त वाहिकाएं त्रिभुवननाथ की रगों में एक बार फिर दौड़ने लगी थीं। पहले वे सड़क पर उद्भ्रांत सी भाग रही बेटी को लगभग खींचकर कार में बिठाकर घर लाए। फिर उसे बेरहमी से कमरे में पटक उन्होंने ताला मार दिया। ग्रिल्ड खिड़की से उस ऊंचाई से उसके नीचे कूदने का प्रश्न ही नहीं उठता था। ऐसा साहस उनकी नाजों में पली नक्छड़ी बेटी को 10 जन्म में भी नहीं होगा, ये वो जानते थे। ताले की चाबी ट्यूनिक की जेब में डाल वे दिन भर न जाने कहाँ चले गए। बड़ी देर तक द्वार की दरार से आती सिसकियों को 3 विवशा नारी मूर्तियां बिना खाए पिए खड़ी रह गईं। डुप्लीकेट चाबी रहने पर भी किसी को ताला खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सारी रात साहब सोफे पर सोए हैं और रत्ना बेबी कमरे में बंद रही हैं। यह समाचार देखते ही देखते पूरी पुलिस लाइन में फैल गया। दूसरे दिन ताला खोला तो रामेश्वरी ने देखा गाउन डाले रत्ना उदास दृष्टि से खिड़की के बाहर देख रही थी। शायद वो समझ गई थी कि दुर्वासा से बाप ने बांस ही काट कर बहा दिया है, जिससे वंशी कभी बज ही ना पाए। उसका अनुमान ठीक था। अरुण मल्होत्रा जिस बरसाती को किराए पर लेकर पिछले महीनों से रहा था और फिल्मी इंस्टीट्यूट से छुट्टियों में आकर इन दिनों भी जहां वो रह रहा था वो खाली थी। मकान मालिक ने बताया कि वो किराया चुका सब सामान लेकर कहीं चला गया है। कह गया है उसके कुछ पुलिस मित्रों ने उसके लिए नया मकान ढूंढ दिया है, वहीं रहेगा। रत्ना उसे ढूंढने कहाँ कहाँ नहीं भटकी। उसके मित्रों के पास गई। उसकी एक ममेरी बहन पटेल नगर में रहती थी, वहाँ भी गई, पर अरुण का कहीं पता नहीं लगा। 7-8 दिनों में ही रत्ना का दमकता चेहरा श्रीहीन हो गया था। न वो ठीक से खा पी ही रही थी, न किसी से बोल ही रही थी। एक दिन वो दुर्धर्ष पिता के सामने तनकर खड़ी हो गई। डैडी, आप ही ने अरुण को इस शहर से भगाया है ना? त्रिभुवननाथ निरुत्तर बैठे हाथ के नाखून काटते रहे। बताइए डैडी, क्यों किया आपने ऐसा? आप क्या समझते हैं कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकती? नानी भयग्रस्त होकर भीतर चली गई। दादी जोर जोर से माला जपने लगी। रामेश्वरी दुस्साहस देखकर थरथर कांप रही थी।
रत्ना इस बार धैर्य खो बैठी। बोलते क्यों नहीं? क्या आप सचमुच यही सोच रहे हैं कि मैं उससे मिल नहीं सकती? उसके होंठ व्यंग्यात्मक स्थिति से तिरछे हो गए थे। हाँ, तुम लाख से पटको, तुम अब उससे जीवन भर नहीं मिल सकती। एक भयावह आशंका से वो बौखला गई। लपक कर उसने पिता के आयत स्कंध पकड़ के उन्हें झकझोर दिया। आपने क्या किया उसके साथ? बताइए, बताइए मुझे। उद्धत पिता को धक्का दे त्रिभुवननाथ अपने कमरे में चले गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है डैडी, मैं भी आपसे ऐसा बदला लूंगी कि। वो फिर एकदम टूट गई, वही मेज पर सिर रख फूट फूट कर रोने लगी। रामेश्वरी ने धीरे से उसकी कांपती पीठ पर हाथ धरा। होश में आओ बेटी, बाहर राम सिंह खड़ा है, सुनेगा तो क्या कहेगा। इतना मैं कह सकती हूँ, तेरे डैडी तेरा कभी अनिष्ट नहीं करेंगे। उसका इससे बड़ा अनिष्ट डैडी और क्या कर सकते थे। बड़ी रात तक त्रिभुवननाथ कमरे से बाहर नहीं निकले। रत्ना को नानी जबरदस्ती खींच अपने कमरे में ले गई। उस रात पूरा घर भूखा ही सो गया। लग रहा था अभी अभी घर से किसी की अर्थी उठकर गई है। दूसरे ही दिन से रत्ना में आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रामेश्वरी ही नहीं, उसकी दादी, नानी, नौकर चाकर सब सहम गए थे। लड़की को जैसे पिता के दिए गए एक ही बिजली के झटके ने सुन्न कर दिया था। न वो किसी से बोलती, न कहीं जाती। रामेश्वरी नहाने को कहती तो नहा लेती। नानी थाली लगाकर कमरे में भेज देती तो वो बिना मीन मेख निकाले सिर झुकाए खा लेती। पहले जरा सा मसाला भूंजने या दाल बगाड़ने में चूक रह जाती थी तो वो घर भर को डांट डपट कर रख देती थी। घर भर के नौकर बेबी से थरथर कांपते थे। मेम साहब गऊ थीं और दोनों बुढ़ियों को पूछता ही कौन था। उसी रत्ना को जैसे कालिया नाग सूंघ गया था। दबंग पुत्री से ऐसे विनम्र व्यवहार की त्रिभुवननाथ को कभी आशा ही नहीं थी। वे तो सोच रहे थे मौका पाते ही लड़की फिर भाग जाएगी। यद्यप उसी दिन से पिता पुत्री में बोलचाल बंद थी, पर त्रिभुवननाथ कनखियों से सब कुछ देख रहे थे। फिर पुलिस के महकमे में आते ही तो विधाता आने वाले की पीठ में भी एक जोड़ा आंखें बैठा देता है। वो जान गए थे कि मौका पाते ही निकल भागने वाली उड़ी गई नकली विनम्रता नहीं है ये। समझदार लड़की अनुशासन के पहले ही चाबुक की मार से राह पर आ गई है। धीरे धीरे उन्होंने अनुशासन की लगाम स्वयं ढीली कर दी, पर फिर भी वे उसकी ओर से एकदम निश्चिंत नहीं हो पा रहे थे। उसकी अस्वाभाविक विनम्रता उन्हें बीच बीच में आशंकित करती जा रही थी। उनका जीवन ही घाघ अपराधियों को सूंघते परखते बीता था। जमीन पर दृष्टि गड़ाए, धीमे स्वर में बोलते अनेक अपराधियों को अपने पुलिस प्रहरियों की बंदूक छीनकर उनके सिर पर उसका कुंदा मार हथकड़ी बेड़ी सहित घने जंगलों में विलीन होते हुए देख चुके थे। उनकी ये दृढ़ धारणा थी कि अपराधी हमेशा अपराधी ही रहता है। पुत्री की वो अस्वाभाविक चुप्पी उन्हें तेज आंधी आने के पूर्व की सुई टपक सन्नाटे से सहमाने लगी थी। किंतु फिर धीरे धीरे सहसा आपाद मस्तक बदल गई पुत्री का संयमित आवरण उन्हें आश्वस्त कर गया। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खाने की मेज पर उसके लिए आए एक भव्य विवाह प्रस्ताव का चुग्गा भी बिखेर दिया और वो गर्दन झुकाकर निशब्द उस चुग्गे को चुगने लगी। प्रस्ताव सुन, माँ की ओर देख मंद स्मित बिखेरती पुत्री के मौनम सम्मति लक्षणम को उनकी पुलिस की पैनी दृष्टि ने बांच लिया। अब तो वे पुत्री के सामने दिन रात भावी जमाता की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। अहमदाबाद से MBA किया है, अभी तो बम्बई के सिटी बैंक में है, पर अब सुना लंदन में पोस्टिंग हो रही है। उसकी नौकरी क्या हमारी जैसी 3 कौड़ी की सरकारी नौकरी है? 5,000 तो तनख्वाह पाता है। उस पर बंगले के पर्दे से लेकर बच्चों की शिक्षा, यूनिफॉर्म, कटलरी, फर्नीचर सब बैंक देता है, ऊपर से शॉफर ड्रिवन कार। रत्ना सिर झुकाए सुनती रही। फिर त्रिभुवननाथ ने बड़े चातुर्य से प्रस्ताव का दुरोल पक्ष संभाल लिया। हाँ, बस देखने में जरा। क्या? रामेश्वरी ने ही पूछ लिया था। काला है क्या? क्यों जी, कैसा कश्मीरी है? अरे काला वाला नहीं, जरा सांवला है। असल में लड़के के पिता ने प्रेम विवाह किया था। माँ केरल की है, नाक नक्श तीखा है। फिर हमारे रत्ना के रंग के सामने तो कैसा भी निखालिस कश्मीरी हो, वो भी पानी भरे। एक दिन सिटी बैंक का बहुचर्चित अफसर स्वयं आकर उपस्थित हो गया। रामेश्वरी ने देखा तो भीतर जाकर एकांत में आंसू पोंछ आई। कहाँ उसकी देवांगना सी पुत्री और कहाँ ये रावण का नाती। काला स्याह चेहरा, पकौड़ी सी नाक। लगता था विधाता ने चेहरे पर चिपकाने से पहले बीच से पकड़ किसी शैतान बच्चे के कान की भांति बेरहमी से ऊपर को ऐंठ दी थी। विभत्स मोटे हबशी से अधर और परस्पर जुड़ी सघन भौहें। उस पर कानों से निकले बालों के गुच्छे देखकर लगता था कि कोई कमालिया कीड़े का जोड़ा ही कानों में घुसकर बैठ गया है।
किंतु लड़के की सारी खूबसूरती विधाता ने उसकी जीभ में घोल कर रख दी थी। मिनटों में उस अल्पभाषी परिवार के सदस्यों को उसने अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। कैसे कैसे किस्से और चुटकुलों का खजाना था उसके पास। एक के बाद एक किस्से सुनाता वो भावी सास ससुर को गुदगुदाता चला जा रहा था। एक रत्ना ही चुप थी। त्रिभुवननाथ बार बार आशंकित हो चुप बैठी पुत्री को देख रहे थे। तब क्या उसने उनके ढूंढ कर लाए गए भावी जमाता को नापास कर दिया था? उन्होंने कई बार चेष्टा भी की कि सास, माँ और पत्नी को किसी बहाने भीतर खींच ले जाएं और दोनों को कुछ देर एकांत दे दें, पर पट्टे ने दोनों बुढ़ियों की बातों के ऐसे लच्छे में बांध लिया था कि तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कौन से विषय में किसकी रुचि है, उस अद्भुत अतिथि ने मिनटों में भांप लिया था और प्रत्येक मेजबान के सामने वो उसी की रुचि के व्यंजनों की दक्ष परिवेशना करता चला गया। कैसा ज्ञान था उसका! ससुर और कॉन्वेंट शिक्षिता सास के साथ त्रुटिहीन अंग्रेजी में धड़ल्ले से संभाषण, ननिया ददिया सास के पास संस्कृत निष्ठ हिंदी में शास्त्र पुराणों के आख्यानों का विवरण, बीच बीच में रत्ना की ओर फेंके जा रहे लुके छिपे बुद्धि प्रतीप्त चितवन के शरसंधान को भी वे पकड़ चुके थे। स्पष्ट था कि उनकी रूपवती पुत्री को देखकर बेचारा चारों खाने चित्त पड़ा है। अचानक वो त्रिभुवननाथ की ओर मुड़ा। मैंने सुना है आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं सर। त्रिभुवननाथ चौंक पड़े। ये कैसे जान गया? एक बात कहूँ सर, मैं भी पिछले 10 सालों से योगाभ्यास करता आ रहा हूँ। आप बुरा ना माने तो कहूँ? हाँ हाँ कहो। योगाभ्यास बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मेरा मतलब किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में। मुझे सौभाग्य से एक ऐसे गुरु मिल गए थे। उनका कहना था कि गलत ढंग से किया गया प्राणायाम भी प्राणलेवा हो सकता है। पुस्तक पढ़कर कभी भी प्राणायाम न करें। त्रिभुवननाथ जीवन भर कर पृष्ठ पर मानव स्वभाव का घृत लगा सूंघते सूंघते असली नकली घी को पहचानने की कला में पारंगत हो चुके थे। अनजाने ही एक मुस्कान उनकी मूछों को छू गई। उन्हें कर पृष्ठ पर मले गए उस घी में सहसा असली घी की स्पष्ट सुगंध आने लगी थी। हाँ सर। फिर वो देखते ही देखते बिजली की गति से कुर्सी से उछल जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। देखिए सर, ऐसे। उसने दाहिने अंगुष्ठ से अपना दाहिना प्रशस्त नथना मूंद लिया। योगी न अधिक ऊंचे आसन पर बैठे न अधिक नीचे। अपने पांवों को उत्तान करके दोनों जांघों पर रख बाईं हथेली दाहिने पांव पर, दाईं को उत्तान कर मुख को थोड़ा ऊपर उठा, शरीर को छाती से ऐसे मिला, आंखें बंद कर, रजतम को त्याग, दंत पंक्ति को पृथक रख, जिह्वा तालू से साध, शरीर स्थिर रख। 26 मात्राओं वाला प्राणायाम करना चाहिए। देवल का कथन है कि सर, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं आत्मा का निरोध करना ही धारणा है। त्रिभुवननाथ का उत्फुल्ल हृदय गुलाटियां खाने लगा। पुलिस विभाग के लिए अति उपयुक्त रत्न सिद्ध होगा उनका ये वाचाल भावी जमाता। उचक कर वो फिर कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना की माँ, दादी, नानी मुग्ध होकर उसे आंखों ही आंखों में पी रही थीं। सहसा उसकी मोटी नाक, स्याह रंग, बूटे सा कद, उसकी विद्वतापूर्ण धारा प्रवाह वाक्य धारा में बह गए थे। उनके सामने बैठा था एक तरुण, वल्कलधारी, योग प्रवीण, धर्मनिष्ठ, संस्कारी बाल योगी। मैं तो आपसे कहूँगा सर, आप ऑर्थर ऑसबर्न की रमण महिर्ष एंड द पाथ सेल्फ नॉलेज अवश्य पढ़ें। खासकर पुलिस महकमे के प्रत्येक अफसर को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। किंतु जहां अपने मुग्ध श्रोताओं की प्रशंसापूर्ण मुख मुद्रा देख वो उल्लसित हो रहा था, वहीं पर निर्विकार चेहरा लटकाए बैठी भावी पत्नी की व्यंग्यात्मक मुस्कान उसे कुंठा में डुबो रही थी। क्या इतनी बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ इस लड़की पर? ठीक है, एक बार फेरे फिर कर आ जाए तो मेरे घर। मन ही मन वो अपने आशंकित चित्त को स्वयं दिलासा देने लगा। भुला न दूँ सब नाच गाना इस नटिनी का, तो मेरा नाम भी ब्रज कुमार धर नहीं। उसके बाद तो नित्य ही वहाँ आने लगा। आता तो पीछे पीछे अर्धली टोकरियों में भर भर कर मेवा, मिष्ठान, फूलों के गुलदस्ते साधे चला आता। इतने ही दिनों में वो जान गया था कि रत्ना की नानी को मलाई के पान प्रिय हैं और दादी को नमकीन काजू ठूंगना पसंद है। सास, जिन्हें बड़ी अंतरंगता से वो खुश दामन कहकर छेड़ने लगा था, साल्टेड आलमंड्स पसंद करती हैं। और ससुर की पसंद और उसकी पसंद तो एकदम ही एक थी। शिवाज रीगल की 3-3 मीटर लंबी बोतलें, जिन्हें फ्रैंकफर्ट से उसके चाचा उसके लिए भेजते थे। उपहारों की शिलावृष्टि जब प्रायः प्रत्येक दिन तड़ातड़ बरसने लगी, तब त्रिभुवननाथ ने रत्ना से एक दिन कहा, बेटी देखो, लड़का रोज सैकड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अगर तुम्हारा इरादा कुछ और है
तो उससे हमारा इतने उपहार लेना ठीक नहीं लगता। कल उसके मामा ने भी फ़ोन किया था। तुम तो जानती हो उसके माँ बाप नहीं हैं, ननिहाल में ही पला है। मामा ही उसके सब कुछ हैं। मुझे उत्तर देना ही होगा। तुम कहो तो हाँ कर दूँ। उनका धड़कता कलेजा बार बार मुंह को आ रहा था। कहीं जिद्दी छोकरी ने ना कर दिया तब। आप हाँ कह दीजिए, यही तो चाहते हैं ना आप सब। पहली बार उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों की निर्भीक दृष्टि पिता के चेहरे पर निबद्ध की। त्रिभुवननाथ ने देखा वे आंखें क्रोध, विवशता और प्रतिशोध की आंखों से दहकते अंगारे सी दहक रही थीं। ये कैसी हाँ थी उसकी? इससे तो साफ ना ही कर दिया होता। लड़की ने एक क्षण को उनकी अंतरात्मा पश्चाताप से विगलित हो उठी। फिर दूसरे ही क्षण पिता के कर्तव्य बोध ने उन्हें सचेत कर दिया। ठीक किया तुमने त्रिभुवननाथ, वही किया जो एक समझदार बाप को करना चाहिए। वही किया जो तुम्हारे समझदार बाप ने तुम्हारे साथ किया था। जरा सोचो तो, तुम्हारे बगल में यदि आज बेनज़ीर होती तो क्या तुम आज इतने ऊंचे ओहदे पर होते? बेनज़ीर की स्मृति इतने वर्षों बाद भी पुलिस के कुत्तों की भांति उनका पीछा करती चली आ रही थी। जवानी का नया जोश और पुलिस की नई नई नौकरी, अपराध जगत को आमूल विध्वंस करने की नित्य नवीन योजना में वो जब दिन रात डूबे रहते। सुना था कि आगरे की बेनज़ीर के कोठे पर शहर के सबसे बदनाम जुआरियों का अड्डा जमता है। वहीं उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। अनिंद्य स्वरूपवती बेनज़ीर के रूप, नृत्य और कंठ के जादू से जूझने में आज तक जिस पुलिस अफसर ने डुबकी लगाई वही डूब कर रह गया। ये वो सुन चुके थे। ऐसी मुट्ठी गर्म कर देती थी बेनज़ीर कि कोई उसके विरुद्ध फिर चूं भी नहीं कर सकता था। उसी से जूझने वेश बदल कर ही पहुँचते थे त्रिभुवननाथ। जुए का कुख्यात अड्डा तो उन्होंने उजाड़ दिया, किंतु स्वयं भी उजड़ गए। कैसा कंठ था और कैसा रूप। फिर एक दिन बेनज़ीर के दलाल ने ही त्रिभुवननाथ के पिता से चुगली खाई थी। आग उगलते पिता ने एक बार पुत्र को चेतावनी दी। उसकी बदली करा स्वेच्छा से उसे डेपुटेशन का देश निकाला दे अंडमान भेज दिया। पर बेनज़ीर छिप छिप कर वहीं जाने लगी। तब हार कर पिता ने पुलिस का ब्रह्मास्त्र छोड़ा। रात किसी मुजरे से लौट रही बेनज़ीर के चंद्रमुख पर गुंडों से एसिड बल्ब फेंकवा देखते ही देखते उसे कुष्ठ रोगड़ी सा विभत्स बना दिया था। दूसरे ही महीने त्रिभुवननाथ का विवाह हो गया और वो स्वार्थी लंपट प्रणयी किसी बदनाम बस्ती में जिंदा लाश बनी अपनी उस अंधी प्रेमिका को देखने एक बार भी नहीं गया जिसने उसके प्रेम का ऐसा मूल्य चुकाया था। आज उसने भी तो पिता की वही दुर्धर्ष दंडनीय दंड अपनाई थी। अंतर इतना ही था कि जहां पिता ने एक अनुभवी पुलिस अफसर की भांति बिना प्राण लिए ही अपराधी को निष्प्राण कर दिया था, वहां मूर्ख पुत्र को अपराधी के प्राण लेने पड़े थे। किंतु दोष उसका नहीं था। उसने तो बार बार अपने जल्लादों को हिदायत दी थी कि देखो जरा समझ से काम लेना, ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पर उन बेचारों का भी क्या दोष। कहने लगे सरकार हमें क्या पता था कि वो लौंडियों से भी गया बीता निकलेगा। एक ही घूंसे में टैं बोल गया। बाद में तो पता चला कि दिल का मरीज था, सुना र्यूमेटिक हार्ट था। सर आप चिंता न करें, लाश को भिंड मुरैना में ऐसे घने बीहड़ में फेंकवा दिया है हमने कि यमदूत भी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। रात को उनकी अंतरात्मा फिर जले पर नमक छिड़कने लगी थी। त्रिभुवननाथ तुम्हारी पुत्री सब जान गई है। तुम्हें तुम्हारे बदनाम पेशे के अनुभवों ने घाक बनाया है। उसे विधाता ने पुलिस के शिकारी कुत्तों की सी विलक्षण ग्रहण शक्ति दी है। वो तुम्हें तुम्हारे कुकृत्य के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। उससे सावधान रहना त्रिभुवननाथ। उसने न तुम्हें माफ़ किया है न कभी करेगी। पर त्रिभुवननाथ जानते थे कि उसकी अंतरात्मा लाख बड़बड़ाए, रत्ना कभी नहीं जान पाएगी कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अनायास ही उनका हाथ अपनी ऐठी मूछों पर चला गया था। उसी के दूसरे दिन मिठाई फलों की टोकरियों से लदे पति पत्नी ब्रजकुमार की ननिहाल जाकर बात पक्की कराए थे। दूसरे ही महीने उन्होंने कन्यादान से भी मुक्ति पा ली। लोगों का कहना था कि ऐसा विवाह अब बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक भी तो था। नगद लेन देन की बात, बाहरी चमक दमक के लिए अब पैसा ही किसके पास रह जाता है। पर त्रिभुवननाथ ने दिल खोल कर रख दिया था। जैसी ही सजावट थी वैसा ही विवाह भोज। कैसे कैसे जोड़े और कैसे कैसे ठोस गहने। जयमाल के दिन तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के वधू को ही देखते रह गए। देखते भी कैसे नहीं, उसका पूर्वाभ्यास किया गया पद विन्यास सहस्र सहस्र दर्शकों को एक साथ बांध लेता था। उसके लिए मुट्ठी भर अतिथियों को बांध लेना कौन सी बड़ी बात थी। कैमरे खटाखट खटक रहे थे। बीबीसी की कोई दूरदर्शन यूनिट भारत आई हुई थी। वे किसी भारतीय पारंपरिक विवाह की छवि कैमरे में उतारना चाह रहे थे। उन्हें
इससे दर्शनीय छवि और कहाँ जुट सकती थी। लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग ही चल रही है। वर वधू की बेमेल जोड़ी को देख निरंतर ईर्ष्या दग्ध पुरुषों की फुसफुसाहट कानों में बज रही थी। हाथ में जयमाल लिए धीरे धीरे गौर युगल चरण धरती वधू अपने अक्षम अरूपवान दूल्हे की ओर बढ़ रही थी। जानबूझकर ही शायद ब्रजकुमार ने अपना अनाकर्षक चेहरा सेहरे की चिलमन से ढक लिया था। तस्वीर खींचने वालों ने बार बार उस क्षण को आग्रह कर विलंबित करवाया। माला डालने के पूर्व कई बार पुत्री को ठिठकना पड़ा तो त्रिभुवननाथ अधैर्य से बावले हो गए। अब बस भी करो भाई, कैमरे बंद करो, जयमाल डालने दो प्लीज। और जैसे मन ही मन कोई अज्ञात आशंका कपा रही थी, कहीं ऐसा न हो कि जयमाल पढ़ते पढ़ते रह जाए। किंतु उनकी आशंका निर्मूल रही। जयमाल भी पड़ी और पितृगृह से लगभग आधी संपत्ति समेट कर कन्या विदा भी हो गई। हनीमून के लिए हम बेटी दामाद को रोम भेजेंगे, वे अपनी पत्नी से बहुत पहले ही कह चुके थे। मैं उन कंजूस बापों में नहीं हूँ कि एक अदना सा चेक बेटी दामाद को थमा कर कहूँ कि जाओ बेटा कुल्लू मनाली या नैनीताल घुमाओ। किंतु जिद्दी बेटी ने उनका चेक बिना किसी कैफियत के लौटा दिया। थैंक्स डैडी, इसे आप ही रख लें, मैं हनीमून मनाने में विश्वास नहीं करती, जो मनाना होगा घर पर ही मना लेंगे। और कैसा हनीमून मनाया था करमजली ने। विवाह को महीना भर ही बीता था कि बंबई से फ़ोन आया था, ब्रजकुमार ने आत्महत्या कर ली है, आप फौरन चले आइए। फ़ोन ब्रजकुमार के मामा का था। इसी से किसी सिरफिरे की या शत्रु की कुटिल क्रूर परिहासिकता का भी प्रश्न नहीं उठ सकता था। और फिर ऐसा मजाक भला कौन कर सकता था। शादी की बंधनवार अभी भी द्वार पर लगी थी। रामेश्वरी भंडार में शादी की बची खुची रसद संजो रही थी। अचानक बदहवास त्रिभुवननाथ पत्नी के पीछे आकर खड़े हो गए थे। क्या बात है, आप इतने घबराए से क्यों लग रहे हैं। रामेश्वरी चीनी का दुखला बुरा छोड़कर उठ गई थी। सर्वनाश हो गया रामू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बंबई से फ़ोन आया है, ब्रज ने आत्महत्या कर ली है। रामेश्वरी वहीं सिर थाम कर बैठ गई थी। देखो हिम्मत से काम लो रामू, पता नहीं क्या बात हुई कि रत्ना से कुछ झगड़ा फसाद ना हुआ हो। लड़की बेकसूर होने पर भी फंसाई जा सकती है, तुम तो जानती हो। हम ब्रज को मारुति देने का वादा करके भी नहीं दे पाए, इसी से उसके मामा हमसे नाराज थे। इसी से कह रहा हूँ, इसी फ्लाइट से चलना होगा। रत्ना एकदम अकेली है। और फिर माँ सास से बिना कुछ बताए दोनों ही पहली फ्लाइट पकड़कर बंबई चले गए। कुछ न बताए जाने पर भी दोनों बुढ़िया खूंटे से बंधी गायों की भांति जान गई थी कि कुछ अघटित होने वाली घटना घट गई है और जानबूझकर ही उनसे छिपाई जा रही है। दोनों बेहद चटोरी थीं। एक ही वक्त अन्न खाने पर भी दिन डूबते ही अपने लिए नाना फलाहारी व्यंजनों की तैयारी में जुट जाती थीं। कभी खोए की बर्फी, कभी मखाने की मेवे डली खीर और कभी शकरकंद का हलवा। पर जब से बेटे बहू गए थे, दोनों ने अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लिया था। बहन, ऐसा भला कौन सा फ़ोन था जो ऐसे बदहवास भागना पड़ा। त्रिभुवननाथ की माँ दोनों में अधिक दबंग थी। अब बताओ समधिन, रामेश्वरी की माँ बहुत कम बोलती थी, पर जो भी कहती थी बहुत सोच समझ कर ही कहती थी। पहली बार लड़की के ससुराल जा रहे हो, ऐसे खाली हाथ भला कोई जाता है। न मेवे, न मिठाई, न फल, न कपड़े। फिर मैंने कल बड़ा बुरा सपना भी देखा है। मैंने देखा ब्रज नंगा होकर नहा रहा है, सिर मुंडा है और सामने 4 बांस धरे हैं। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी, दादी बोली। कल रात भर मेरी खिड़की के पास लगे पीपल के पेड़ पर उल्लू बोलता रहा और दाहिनी आंख फड़क रही है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। त्रिभुवननाथ पत्नी सहित पहुंचे तो देखा दहेज में दिए गए उपहारों के क्रेट भी बिना खुले ज्यों के त्यों धरे हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी थी। एक कुर्सी पर गुमसुम से ब्रज के मामा बैठे थे, दूसरी कुर्सी पर ब्रज की माँ बैठी थीं। रो रो कर उनकी आंखें गुड़हल सी लाल हो रही थीं। पूरा कमरा लोगों से भरा था, जिनमें से किसी को भी त्रिभुवननाथ नहीं जानते थे। रत्ना कहीं नहीं थी। बिना कुछ कहे त्रिभुवननाथ धप से तख्त पर बैठ गए। रामेश्वरी रही बैठी, उसकी आंखें किसे ढूंढ रही हैं। देख, एक मराठी महिला उसके निकट आकर फुसफुसाई। बेडरूम में पड़ी है, चाय भी नहीं पी है कल से। टुकुर टुकुर छत को देख रही है बेचारी लड़की। हाय, अभी उम्र ही क्या है, पता नहीं धर साहब ऐसा काहे को किए। सचमुच ही लड़की निश्चेष्ट पड़ी छत को देख रही थी। बाल बिखरे, सुहाग ज्यों का त्यों, मंगलसूत्र झकझक चमकता गहरी सांसों के साथ ऊपर नीचे उठ गिर रहा था। ललाट की बिंदी ही शायद मिटाने की चेष्टा में भूरे ललाट को सूर्यास्त की सी लालिमा में रंग गई थी। रत्ना, रामेश्वरी उससे लिपट कर रोने लगी। कैसे हो गया ये, क्या हो गया ये बेटी। रत्ना एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी तन्वी देह जैसे धनुष टंकार के आगाज से ऐंठ कर लकड़ी हो गई थी।
बेटी, रामेश्वरी ने लपक कर द्वार बंद कर चिटकनी चढ़ा दी। वो पुत्री के साथ कुछ क्षणों के लिए एकांत शांत चाहती थी। पति भी क्षण में आ जाते तो शायद वो उन्हें भी बाहर धकेल देती। बता बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, कहीं तुझसे झगड़ा तो नहीं हुआ? एक निर्मम झटके से माँ के आलिंगन से अपने को मुक्त कर रत्ना खिड़की के पास खड़ी हो गई। उतनी दूर से आई शोक विवला माँ की ओर उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। रामेश्वरी न जाने कब तक बैठी रही। फिर ब्रज की मामी उसे अपने साथ बाहर ले गई। उन्होंने बताया कि पुलिस आकर उस पिस्तौल को भी ले गई थी जिससे ब्रज ने अपने प्राण लिए थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश वहीं से घाट ले जाएंगे। आप यदि मुंह देखना चाहें तो हमारे साथ चलें। रत्ना कहती है वो नहीं जाएगी। पता नहीं कैसी पत्थर दिल लड़की है आपकी, एक आंसू भी जो बहाया हो। नहीं, त्रिभुवननाथ का पहली बार कंठ स्वर भर्रा उठा था। जिसके महीना भर पहले पैर पूजे थे, उसके निष्प्राण पैर अब देखने अब वो क्या जाएं। आखिर क्यों भरी जवानी में अभागे ने अपने प्राण ले लिए? कौन सा दुख था उसे, कौन सी पीड़ा? पुलिस की समस्त औपचारिकताओं को बड़े धैर्य से निभा त्रिभुवननाथ पत्नी और पुत्री को लेकर घर लौट आए। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा था कि ब्रज ने आत्महत्या ही की थी। पिस्तौल पर लगे उंगलियों के निशान हूबहू उसकी उंगलियों के निशानों से मिल गए थे। दोनों में कभी कोई खटपट नहीं हुई थी। इसके चश्मदीद गवाह थे स्वयं ब्रज के मित्र, प्रतिवेशी, सहकर्मी, जिन्हें उसने रत्ना के साथ मृत्यु के दिन ही एक आला सहभोज दिया था। पार्टी बड़ी रात देर तक चलती रही थी। अतिथियों के आग्रह पर रत्ना ने नृत्य प्रस्तुत कर भूरी भूरी प्रशंसा भी बटोरी थी। आधी रात के बाद ही दोनों नाना उपहारों गजरों से लदे फंदे घर लौटे थे। भोर होने से कुछ पहले ही रत्ना की हृदय भेदी चीख से रामस्वामी चौंक कर जग गए थे। उन्होंने सबसे पहले घंटी बजाई थी। नौकर के साथ वे ही उस रहस्यमय खून के पहले चश्मदीद गवाह बने। उन्होंने देखा ब्रज की छाती खून से तर है। उसका आधा धड़ पलंग से नीचे लटका है। कोने में खड़ी रत्ना फटी फटी आंखों से उसे देख रही है। हमें देखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रामस्वामी ने त्रिभुवननाथ को बताया। मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई। ये बहुत लोकप्रिय अफसर था। कितना खुश था अपनी शादी के बाद। बोलता था, हम बहुत लकी है रामस्वामी, ऐसा वाइफ मिला है हमको। बस एक ही दोष था, इधर बोतल पीने लगा था। हमको तो लगा है नशे में ही अपना जान लिया है उसने। त्रिभुवननाथ को उस अनजान शहर की अनचीनी बिरादरी ने दुर्भाग्य की उस मनहूस घड़ी में छाती से लगा लिया था। एक तो वे स्वयं पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी थे, इसी से उस प्रदेश में भी उनकी बिरादरी ने उन्हें अनेक अवांछित औपचारिकताओं के हडल हाथ पकड़ कर लगा दिए थे। फिर एक बात और भी, ब्रज की आत्महत्या का मामला एकदम साफ था। फिंगरप्रिंट्स अपना पुष्ट प्रमाण ही दे चुके थे। उस पर ब्रज के पुराने नौकर माधव ने पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सूत्र थमा आत्महत्या का रहस्य एकदम ही सुलझा दिया था। हुआ ये था कि योग और वेद वेदांत पर अधिकारपूर्ण चर्चा करने वाला ब्रज कुमार वर्षों पूर्व ही जुए और शराब की लत का शिकार हो चुका था। ननिहाल में था तो प्रायः फीस के लिए दिए गए रुपए दांव में लगा आता था। स्वयं उसके मामा ने इसकी पुष्टि की थी। ये ठीक था कि शादी के कुछ दिन पहले उसने जुआ और शराब दोनों को ही त्याग दिया था, पर इधर ससुर गृह से मिली अगाध दहेज संपत्ति ने उसे फिर उकसा दिया। वो फिर जुआ खेलने लगा। शराब के पीछे भी उसकी हत दर्प हीन वीर कुंठाई बार बार मुखर हो उठती थी। विवाह होकर भी अभागा कुंवारा ही रह गया था। रत्ना ने उसे कंधे पर हाथ भी नहीं रखने दिया था। सोने को वो उसी कमरे में सोती थी, किंतु आज तक उसने विवाह में मिले अपने रोजवुड के पलंग की पार्टी पर पैर भी नहीं धरा था। सारी रात वो उकड़ू होकर कोने में धरी आराम कुर्सी पर ही काट देती थी। साहब इधर शादी के बाद फिर जुआ खेलने लगे थे। माधव ने पुलिस को बताया। मेम साहब बहुत सीधी हैं, उन्हें कभी टोकती ही नहीं थी, ना उनके साथ क्लब ही जाती थी। दिन भर अपने कमरे में पड़ी किताब ही पढ़ती रहती। उस दिन पार्टी में साहब लोग लौटे तो साहब रात का 1 बजा था। साहब के साथ उनके 3-4 दोस्त भी आ गए थे। मेम साहब तो सोने चली गई, पर साहब लोग ताश खेलने लगे। मैं बीच बीच में आकर देख रहा था कि साहब बराबर हारते चले जा रहे हैं। बार बार चेकबुक निकालते और दांव लगाते। देखते ही देखते पूरी चेकबुक खाली हो गई तो साहब ने दूर पटक दी और बोतल मुंह से लगा ली। मुझसे नहीं रहा गया सरकार। मैं हाथ जोड़कर उनके दोस्तों के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, हुजूर, अब तो आप साहब को नंगा कर चुके हैं, अब मेहरबानी कर आप लोग अपने घर जाइए। और किसी तरह साहब को हाथ पकड़कर मैं उनके कमरे तक ले गया और पलंग पर सुला आया। मेम साहब शायद इंतजार करती कुर्सी पर ही गहरी नींद में सो गई थी।
मैंने उन्हें जानबूझकर ही नहीं जगाया। साहब की जैसी हालत थी उसे देखकर बेचारी फिर क्या सो पाती। मेरी आंखें लगी ही थी कि मेम साहब की चीख सुनकर मैं भागा। अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी घंटी बजी। द्वार खोला और देखा रामस्वामी साहब खड़े हैं। बोले, क्या बात है माधो, तुम्हारा मेम साहब क्यों चीखा? हम दोनों कमरे की ओर भागे। बस मत पूछो साहब हम पर क्या बीती। ब्रज साहब को हमने गोद में खिलाया था साहब। माधो के बताए ब्रज के जुआरी मित्रों को ढूंढ कर लाया गया। माधो की गवाही 100% सही निकली। दहेज में मिले 1.25 लाख अभागा ब्रज 1.25 घंटे में ही हार कर भोर होने से पहले ही पथ का भिखारी बन गया था। परीक्षण ने उदरस्थ शराब की भी पुष्टि कर दी थी। हार के धक्के ने ही स्वयं उसे प्राण लेने को उकसाया था। इससे अब शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी। क्रेटों में बंद पूरे सामान को ब्रज के मामा को थमा त्रिभुवननाथ ने कहा, आप ये सब ले जाएं। जब घर ही नहीं रहा तो रत्ना घर सजाने के सामान को लेकर क्या करेगी? फिर आपको हमसे शिकायत भी थी कि हम ब्रज को मारुति नहीं दे पाए। अब हमारी ओर से यही पत्र पुष्प स्वीकार करें। ब्रज के मामा कटकर रह गए। क्यों शर्मिंदा करते हैं त्रिभुवननाथ जी? जब बेटा ही नहीं रहा तो इसका क्या करूं? क्यों, बेटी तो है ना। व्यंग से त्रिभुवननाथ के होंठ क्रूर स्मित से भिज गए। उसी को दहेज में दे दीजिएगा। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वे पुत्री पत्नी को लेकर तीर से निकल गए थे। फिर कई दिनों तक मातम पुरसी करने वालों का तांता लगा रहा। अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है रामू, चलो कहीं दूर चले जाएं। रत्ना भी मुरझा गई है, हवा बदलने से उसे राहत मिलेगी। बहुत दिनों के बाद उजड़े घर को बाहर जाने की तैयारी ने फिर संवार दिया। नानी ने ढेर सारा नाश्ता तैयार कर लिया। रामेश्वरी ने बंद गर्म कपड़ों को धूप दिखाई, सूटकेस निकाले, स्लीपिंग बैग्स झाड़े। तय हुआ था कि सब बद्री केदार की यात्रा पर जाएंगे। आकस्मिक मृत्यु के ताजे घाव पर उसी पावन तीर्थ की सुशीतल छाया सुशीतल ठंड पहुंचा सकती है। रत्ना अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तीर्थ यात्रा के लिए ना उसने हामी ही भरी थी, न साफ ना ही कर पाई थी। डरती डरती रामेश्वरी एक दिन पहले जाकर पूछ आई थी, कौन सा कोट रखूं रत्ना, भूरा या काला? जो तुम्हारे जी में आए। उत्तर का रूखा सा थप्पड़ मारकर उसने फिर किताब में सिर झुका लिया था। रात को रामेश्वरी खाने की थाली लेकर आई तो देखा रत्ना निश्चेष्ट पड़ी है। चादर से मुंह ढांप कर मुर्दा सी पड़ी पुत्री को देखकर वो कांप गई। कहीं कुछ खावा तो नहीं लिया अभागी ने? थाली मेज पर धर वो व्याकुल होकर उस पर झुक गई। रत्ना, रत्ना, क्या है मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? झल्लाए स्वर में माँ को झिड़क कर वो उठ बैठी। कुछ नहीं बेटी, मैं डर गई थी। तू ऐसी चुपचाप पड़ी थी कि तुमने सोचा मैंने भी आत्महत्या कर ली और सती हो गई? क्यों? कैसे निर्लज्ज हंसी थी उसकी। सती उसके लिए होते हैं मम्मी जिसके लिए प्यार हो, जिसके बिना पत्नी जी न सके। मैं भला किस दुख से आत्महत्या करूंगी? मैं तो अब बहुत सुखी हूँ, बेहद सुखी। कैसी बात कर रही है तू? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? रत्ना खिलखिला कर हंस उठी। रामेश्वरी कांप गई। कैसी अस्वाभाविक हंसी थी वो। कहीं बहक तो नहीं गई लड़की? पति से कहना होगा किसी मनोचिकित्सक को बुलाएं, तीर्थयात्रा जाए भाड़ में। तुम थाली ले जाओ मम्मी, मुझे भूख नहीं है। मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। इतनी अच्छी तबीयत मेरी कभी नहीं रही। रामेश्वरी ने सहसा देखा आज तक जिस लड़की ने सुहाग नहीं उतारा था और जिसका सुहाग उतारने का उसकी दबंग नानी को भी साहस नहीं हुआ था, उसने अपने दोनों अटेरू स्वयं उतार कर मेज पर धर दिए थे। पुत्री की दोनों रिक्त कलाइयाँ देख रामेश्वरी की आंखें छलछला आईं। तब क्या आज उसने स्वयं वैधव्य की विभीषिका को स्वीकार कर लिया था? तू कल वक्त पर तैयार हो जाना बेटी, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है। सुबह 5 बजे घर से चलना होगा। रत्ना ने माँ के आदेश का कोई समर्थन नहीं किया। सुबह उसे जगाने त्रिभुवननाथ ही गए थे। तुमने मुझ पर यह असीम कृपा की प्रभु। वे बहुत दिनों तक मन ही मन दोहराते रहे थे। उसकी वो चिट्ठी उसकी धर्मभीरू माँ के हाथ में पड़ी होती तो फिर उस धक्के से कभी उबर नहीं पाती। कमरे में गए तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। पलंग पूर्ण कॉन्टिनेंटल सज्जा से संवार कर ढांप दिया गया था। अचानक उनकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर धरे लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर उन्हीं का नाम लिखा था, श्रीयुत त्रिभुवननाथ IPS। क्या उन्हें जानबूझकर ही जलाने को वो अंत का ओहदा ऐसे स्पष्ट कर गई थी जैसे कह गई हो, लो त्रिभुवननाथ, अब झूलो इन 3 अक्षरों के झूले पर। डैडी, मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसा बदला लूँगी कि बस, और मैंने बदला ले लिया। यदि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है तो अरुण की आत्मा आज कितनी तृप्त हो गई होगी। आप लोग मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहते थे ना?
लेकिन डैडी, आप और मुझ जैसे अपराधियों को तो संसार का कोई तीर्थ अब शांति नहीं दे सकता। ब्रज ने आत्महत्या नहीं की, मैंने उसकी हत्या की है। वैसे एक लंपट, जुआरी, शराबी, कामातुर, नारी लोलुप व्यक्ति से मेरी शादी कर आपने मेरा काम बहुत हद तक आसान कर दिया था। मुझे मिली पूरी संपत्ति उसने बंबई पहुंचते ही ज्वाइंट खाते में डाल दी थी। उस रात शराब के नशे में चूर होकर वो पूरी धनराशि जुए में हार गया। उस पर मैं सुन चुकी थी कि उसकी एक पूर्व प्रेमिका भी है। उसी के बैंक में एक 2 कौड़ी की कलूटी स्टेनो। मैं 4 दिन पहले दोनों को 5 स्टार होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ चुकी थी। वो अब भी उसकी उपपत्नी थी। 4-5 दिन पहले अचानक ड्रेसिंग टेबल से गायब हो गई। अपनी सीको घड़ी भी मैंने उसकी कलाई पर देख ली थी। उसी दिन से मेरा खून खौलने लगा था। चाहती तो दोनों को वहीं ठंडा कर सकती थी। अपने पर्स में रिवॉल्वर लेकर ही गई थी। पर मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। आखिर तुम्हारी बेटी हूँ ना डैडी। तुम्हारे ऊंचे ओहदे का, नाम का, खानदान का, पानदान का भी तो ख्याल रखना था मुझे। किंतु जो अपनी आंखों से देख लिया था वो मेरी सबसे बड़ी पराजय थी। मेरे रूप की, मेरे यौवन की, मेरी प्रतिभा की पराजय। जब उस रात को माधव ने शराब में चूर ब्रज को पलंग पर सुला दिया तो मैं गहरी नींद में नहीं, नींद का बहाना बनाए पड़ी थी। माधव सिंह गया तो मैंने देखा, मुंह से लार टपकाता मेरा घिनौना बदसूरत पति पलंग पर लेटा निर्लज्ज खराटे ले रहा था। उसकी उस रात की बदसूरती का मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। वो मेरा पति नहीं, जैसे एक बनैला सुअर पड़ा था। मेरा अंग प्रत्यंग घृणा से सिहर उठा। ये व्यक्ति मेरा पति था। कभी यह मेरी संतान का पिता भी बन सकता है? आखिर कब तक बचा पाऊंगी मैं अपने अक्षत कौमार्य को? नहीं, मैंने अभी तक उसे अपनी देह का स्पर्श नहीं करने दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने उसके सिरहाने से उसी की रिवॉल्वर चादर में लपेट कर थामी। वैसे ही चादर में लिपटी रिवॉल्वर से कोने में खड़ी होकर निशाना लेने लगी। फिर सहसा बुद्धि ने सचेत किया, तू कैसी पुलिस दुहिता है री बावली। रेंज का तो ध्यान रख। ये ध्यान रख कि तेरे पति की हत्या नहीं की जा रही है, वो आत्महत्या कर रहा है। मैं एकदम पास आई और निशाना साध मैंने ट्रिगर दबा दिया। आप ही ने तो मुझे इस अचूक निशानेबाजी में पारंगत बनाया था, याद है ना? आपका वो श्योर शॉट सब इंस्पेक्टर पांडे मुझे निशानेबाजी की कोचिंग देने नित्य कोठी पर आता था। मैं भला कैसे चूक सकती थी? वो तड़प भी नहीं पाया। फिर मैंने उसी धैर्य से, उसी चादर से मूठ पकड़े उसी की पिस्तौल उसके बाएं हाथ के नीचे गिरा दी। आपको पता ही होगा वो लेफ्ट हैंडर था। भला आप जैसे पुलिस अफसर की बेटी कभी किसी अपराध की भूमिका संजोने में भूल कर सकती है? फिर आप तो जानते ही हैं, बचपन से ही मैं अगाधा क्रिस्टी को चाटती आई हूँ। शर्लक होम्स की अमनीबस आप ही ने मुझे 17वीं वर्षगांठ पर उपहार में दी थी। मेरी इन्हीं जासूस गुरुओं ने उस दिन रिवॉल्वर सहित मेरी कलाई थाम ली थी। न मैंने कोई प्रमाण रहने दिया न गवाह। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि खून बोलता है। बोलता अवश्य है, पर कोठे में बुद्धि हो तो उसकी आवाज़ भी बड़ी आसानी से बंद की जा सकती है। कोई भी कभी नहीं जान पाएगा डैडी कि आपने क्या किया और आपकी बेटी ने क्या किया। मैंने बदला ले लिया है। अब आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। ढूंढ लूँगी। आपकी बेटी रत्ना। एक पल को त्रिभुवननाथ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ब्रज की हत्या की गई थी। कैसा बदला ले गई थी लड़की? क्या यह बेनजीर की आह थी जो आज इतने वर्षों बाद उनके अहम को मिट्टी में मिलाकर रख गई, या वे स्वयं ही अपने अहम से खंडित होकर देखते ही देखते मिट्टी में मिल गए थे? एक बार उन्होंने हाथ की चिट्ठी को देखा, फिर टुकड़े टुकड़े कर जेब में डाल ली। रद्दी की टोकरी में डालने में भी खतरा था। कहीं रामू ने टुकड़े देखकर बेटी की लिखावट पहचान ली तो अनर्थ हो जाएगा। अपराधनी पुत्री का कलंक भी उन्हें अपने कलंक के साथ अब जीवन भर नीलकंठ की भांति कंठ पर घोटना होगा। रामू कभी नहीं जान पाएगी कि बेटी ने उनसे बदला ले लिया। ये थी आज की कहानी मित्रों। आप कहानी का आनंद उठाइए। शिवानी जी की ये फ़ोटो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है और मैं अब इस फ़ोटो को शिवानी जी की कहानियों का लोगो बना लूँगी, मुझे क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आकर्षित कर रही है। फिर मिलेंगे कल दूसरे लेखक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।